बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मेकोलॉजी 2 का यूनिट 1 जो कि डायबिटीज़ और एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स के बारे में है। इसमें हम डायबिटीज़ पढ़ेंगे कि डायबिटीज़, इसके टाइप्स हम जानेंगे कि कौन सी कंडीशन होती है, किस किस्म की डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो ड्रग्स होती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इसको लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है कि इस यूनिट के कंप्लीशन के बाद, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि इंसुलिन की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल है वो आप लोगों को पता होगी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी डायबिटिक्स एजेंट है उनकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके लिए जो नर्सिंग केयर चाहिए होती है वो आप लोगों को पता होंगी। एंटी डायबिटिक एजेंट्स की जितने भी एंटी डायबिटिक एजेंट्स है जो हम थेरेपी करते हैं, इस थेरेपी के जो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप लोगों को मालूम होंगी। इसके अलावा इंसुलिन और दूसरे जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है उनकी कम्बिनेशन करने के जो रीज़न्स होते हैं वो आप लोगों को पता होंगी। और इसके अलावा ड्रग डोजेज जो है वो सही तरीके से ड्रग डोजेज को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिखा है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है? डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाइपरग्लाइसीमिया। यानी डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, यानी मेटाबॉलिज्म में होने वाली एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो हाई आती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ आती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई आती है तो फिर इसको हम जनरली हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी ग्लूकोज की लेवल जब इंक्रीज आती है। Diabetes develop when the level of blood sugar increase due to insufficient or ineffective insulin. डायबिटीज़ कब होती है? डायबिटीज़ तब होती है जब जो ब्लड शुगर है इसकी लेवल इंक्रीज़ आती है। ये शुगर की लेवल इंक्रीज़ क्यों आती है? या तो इंसुलिन इनसफिशिएंट होता है, यानी इसकी मकदार कम होती है, या फिर इंसुलिन जो है वो इनफेक्टिव होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियास में प्रोड्यूस होती है और इसका काम ये होता है कि ये ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस रखती है, उसे नॉर्मल रेंज में रखती है, उसको इंक्रीज़ होने नहीं देती। तो जब ये इसकी मकदार इनसफिशिएंट हो जाती है, मकदार में कमी आ जाती है, या फिर ये इनफेक्टिव होता है। इनफेक्टिव होने का मतलब ये है कि सेल्स इसको रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उस टाइम क्या होती है? डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी जब इंसुलिन कम है या इंसुलिन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो उस टाइम क्या होता है? ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 120 mg पर डिसीलीटर यानी 7.0 मिलीमोल पर लीटर आर मोर डॉक्यूमेंटेड ऑन मोर देन वन ओकेजन। अब डायबिटीज़ को अगर हम ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से देखें तो अगर हम टेस्ट करें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, अगर हम चेक करें, यानी अगर टेस्ट करें फास्टिंग में, यानी बंदा जो है नाश्ते से पहले जब भूखा होता है तब हम जब चेक करते हैं तो अगर ग्लूकोज की लेवल 126 mg पर डिसीलीटर या फिर 7.0 मिलीमोल पर लीटर आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए, और ये एक दफ़ा नहीं बल्कि मोर देन वन ओकेजन, यानी 2 दफ़ा 3 दफ़ा किया सेम यही वैल्यू आ रही है, तो तब हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है।
व्हाट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब देखिए हमने कहा था कि डायबिटीज़ जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होती है, तो लिखा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर्स व्हेन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस fails and causes the body to have either too much or too little of essential substances needed to stay healthy। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तब होती है जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से या तो टू लिटिल यानी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है या तो वो टू मच हो जाती है, उनकी कंसंट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बहुत कम रह जाती है। जो कि हेल्थी रहने के लिए ज़रूरी थी वो सब्सटेंसेस या तो अपनी मकदार में बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो मकदार में बहुत कम हो जाती है। तब इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिजीज़ इन लीवर, पेंक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड और अदर ऑर्गन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यानी वो तमाम डिजीज़ जो कि लीवर में हो, पेंक्रियास में हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हो, या दूसरे जो ऑर्गन जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, उन ऑर्गन्स में अगर डिजीज़ हो तो इन डिजीज़ को हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। Insulin resistance is a pathological condition in which cell fail to respond normally to hormone insulin। और अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी हम कहते हैं इनइफेक्टिव इंसुलिन, तो ये इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इस हार्मोन को, इंसुलिन को, यानी रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या फिर हम ये भी कहते हैं कि इनइफेक्टिव इंसुलिन है। अब टाइप्स है डायबिटीज़ के टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 क्या है? इन टाइप 1 देयर इज सेलेक्टिव बीटा सेल बी सेल डिस्ट्रक्शन एंड सीवियर और एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। टाइप 1 डायबिटीज़ में इस तरह होता है कि जो बीटा सेल्स है, बी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी सिलेक्टिवली डिस्ट्रक्शन होती है, जिस डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन जो है इसकी सीवियर या फिर हम एब्सोल्यूट यानी कह सकते हैं कि कम्प्लीटली इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है। इसको हम सीवियर डिफिशिएंसी भी कह सकते हैं या एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट डिफिशिएंसी भी कह सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ इंसुलिन कंबाइंड विद ए रिलेटिव डिफिशिएंसी इन इंसुलिन सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं इंसुलिन को, जो कि पहले उसके लिए जो है अट्रैक्टिव होते थे, उसके साथ बाइंड बना लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि सेल्स जो है वो रेजिस्ट करती है इंसुलिन के एक्शन को, उसके लिए जो है उसके लिए सेंसिटिव नहीं होते, और साथ में रिलेटिवली यानी थोड़ा सा इंसुलिन सिक्रीशन में भी डिफिशिएंसी आती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। न्यू रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एनवायरमेंटल केमिकल्स। यानी कुछ ऐसे है कि ट्रेडिशनल यानी जो कॉमनली जिन चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ होती है वो क्या है? फैमिली हिस्ट्री है, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अगर मदर को है तो उसके बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, यानी ये जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली एक डिज़ीज़ है। इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग ओबीज़ होते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि जब ओबीज़ होता है बंदा तो उसमें फैट्स वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो फिर वो फैट्स जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज़ में। तो इसी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन हाई आती है और फिर डायबिटीज़ इन लोगों को हो जाता है। इसके अलावा लेक ऑफ एक्सरसाइज जो करते हैं, ओल्ड एज जिनकी होती है, तो ये लोग ये ट्रेडिशनली ये जो है प्रोडिस्पोज होते हैं डायबिटीज़ को। इसके अलावा कुछ न्यू रिसर्च के थ्रू पता चला है कि कुछ केमिकल्स वगैरह जिनकी वजह से भी बंदा जो है वो डायबिटीज़ में मुब्तला हो सकता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स स्टूडेंट, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनकी वजह से किस तरह आप लोगों को अभी क्वेश्चन राइज हो रही होगी माइंड में कि किस तरह पेस्टिसाइड के थ्रू जो है डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये जो इंसेक्टिसिडल एक्सपोजर होता है, जब इंसेक्टिसिडल एक्सपोजर होता है एक बंदे को, तो इसकी वजह से जो है ये जो गट माइक्रोब्स होते हैं ह्यूमन के गट में, इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देते हैं हायर अमाउंट में। वो क्या करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन कर देते हैं। जब इंसुलिन की स्टूडेंट्स ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर देते हैं। यहाँ मुझसे इस बात में गलती हो गई है कि
पेस्टिसाइड की एक्सपोजर जो है, यानी जो पेस्टिसाइड की एक्सपोजर है, एक बंदा अगर पेस्टिसाइड को एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसके गट में जो माइक्रोब्स है वो हायर अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है बॉडी के अंदर, यानी डायबिटीज़ जो है उसको बंदा पेस्टिसाइड की वजह से डिस्पोज हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे केमिकल्स है, ये जो PBA फिथलेट है, ये भी एक केमिकल है। इन चीज़ों की वजह से जो है बंदे को बास टाइम इस तरह होता है कि सेल्स जो है वो डिसेंसिटिव होते हैं। ये जो केमिकल्स है ये सेल्स को कुछ इस तरह उनके शेप में, रिसेप्टर्स के शेप में चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है PBA स्टैंड फॉर बाई बिस्फिनोल ए। ये जो PBA है, BPA है स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ पे स्टैंड करता है, यानी बिस्फिनोल ए पे। बिस्फिनोल ए क्या है? बिस्फिनोल ए इज़ एन इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैज़ बीन यूज्ड टू मेक सर्टेन प्लास्टिक्स। ये जो बिस्फिनोल ए है, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक्स बने हुए हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स को इनकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है, तो रिसर्च में आया है कि जो पेस्टिसाइड को जिनकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है, यानी ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह खेत वगैरह के लिए जो है यूज़ करते हैं, उनको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, तो इन लोगों में डायबिटीज़ होती है, क्योंकि इनकी वजह से गट के माइक्रोब्स जो है वो ग्लूकोज की सिक्रीशन ज़्यादा कर देते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं हायर अमाउंट में, तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, यानी इन नोडेड जिसे हम कहते हैं, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, यानी जब ट्रांसप्लांटेशन होती है स्टूडेंट्स, किसी ऑर्गन वगैरह की ट्रांसप्लांटेशन जब होती है, किडनीज़ की हो गई या किसी भी और ऑर्गन की, लीवर की हो गई, तो उस टाइम भी जो है इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद न्यूली ऑनसेट होती है डायबिटीज़ की। तो वो क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों में होता है, तो इसके लिए लिखा है कि इस टाइम क्या किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे लिखा है कार्टिकोस्टेरॉइड्स है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स की पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या होती है? डिक्रीज पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये जो हमारे पेरिफेरी इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं उसको डिक्रीज कर देता है। इनहिबिट पेंक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, पेंक्रियास से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही थी, जो इसकी सिक्रीशन हो रही थी, उसको डिक्रीज कर देती है। और इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है लीवर के थ्रू जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसको इंक्रीज कर देती है, यानी जो फैट्स वगैरह एमाइनो एसिड्स है उनसे भी ग्लूकोज बनता है, और ये इंक्रीज जब होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। प्रोमोट प्रोटीन डिग्राडेशन टू फ्री अमाइनो एसिड इन मसल्स लिपोलाइसिस, यानी प्रोटीन डिग्राडेशन भी कर देता है, फ्री अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं मसल्स में, और लिपोलाइसिस भी होता है, यानी फैट्स की जो है लाइसिस भी होती है, जिसके थ्रू ग्लूकोज बनती है और हाइपरग्लाइसीमिया होती है, यानी डायबिटीज़ इसकी वजह से हो जाती है। जो लोग कार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो ये कब होता है? जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट कार्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं। कमेंट में लिखा है डोज डिपेंडेंट, ये का क्यों होता है? डोज डिपेंडेंट है, यानी डोज से रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ क्रोनिक लो डोज स्टेरॉइड अनक्लियर, यानी अगर क्रोनिक लो डोज स्टेरॉइड जो है वो क्रोनिकली यूज़ किया जा रहा था, तो इसकी जो विड्रॉवल है इसकी वजह से भी हो सकती है। पोटेंशियल डिक्रीज नोडेड रिस्क इन स्टेरॉइड फ्री रिजिमेंस, जो स्टेरॉइड फ्री रिजिमेंस होते हैं उसमें जो ये न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, इसकी पोटेंशियल कम होती है। लेकिन जो स्टेरॉइड वाले जो रिजिमेंस होते हैं जब वो यूज़ करते हैं तो फिर हमने पढ़ा कि पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो डिक्रीज़ करते हैं, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करते हैं, और पेंक्रियाटिक इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और इसकी सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा
साइक्लोस्पोरीन है स्टूडेंट। साइक्लोस्पोरीन का अगर हम देखें तो ये भी एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। ये क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है। ये जो यहाँ पे CSA लिखा है स्टूडेंट, ये साइक्लोस्पोरीन के लिए लिखा हुआ है, और जो TAC लिखा हुआ है ये टेक्रोलीमस जो एक ड्रग है इसके लिए लिखा हुआ है। ये दोनों जो है सारे ड्रग्स यहाँ पे जो भी है ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं, इंसुलिन की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करते हैं, और बीटा सेल्स की जो डेंसिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर देते हैं। टेक्रोलीमस क्या करता है, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है, इंसुलिन की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करता है। और जो लास्ट में जो ड्रग है सिरोलीमस है, ये पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज़ कर देती है और इम्पेयर पेंक्रियाटिक बी सेल रिस्पॉन्स, और जो पेंक्रियाटिक बी सेल्स की रिस्पॉन्स है उसको इम्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती। अगर हम इनके कमेंट्स में देखें तो लिखा है साइक्लोस्पोरीन के लिए कि ये डोज डिपेंडेंट है, यानी डोज जो है वो जितना इंक्रीज़ किया जाए उतना इसका असर भी जो है ज़्यादा होगा। डायबिटोजेनिक इफ़ेक्ट इसकी इंक्रीज़ है विद स्टेरॉइड डोज, अगर साथ में स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाए तो और इंक्रीज़ होती है। और जो टेक्रोलीमस है इसके लिए लिखा है कि ये भी डोज डिपेंडेंट है, डायबिटोजेनिक इफ़ेक्ट इसकी इंक्रीज़ है, अगर स्टेरॉइड डोज दिया जाए साथ में तो और इंक्रीज़ होती है। और जो लास्ट में सिरोलीमस है इसके लिए भी लिखा है कि इसकी भी इंक्रीज़ डायबिटोजेनिसिटी है, जब CNIs के साथ यूज़ किया जाता है तो और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये CNIs क्या है स्टूडेंट्स, CNIs जो है वो कैल्सिन्यूरियम इनहिबिटर्स है। ये CNIs जो है कैल्सिन्यूरियम इनहिबिटर्स, ये भी इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। ये ऑटो इम्यून कंडीशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जब ये यूज़ किए जाते हैं सिरोलीमस के साथ, अगर मिक्सअप किए जाते हैं, कम्बिनेशन में दिए जाते हैं, तो इनकी डायबिटोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं उनको रेजिस्टेंट बना देते हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के लिए उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है बॉडी के अंदर, इसके बारे में लिखा है सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 to 7 है बीन आइडेंटिफाइड इन वेरियस टिश्यू। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो है वो 1 से लेकर 7 तक आइडेंटिफाई हुए हैं। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है वो ब्रेन के लिए, किडनीज़ के लिए, प्लेसेंटा के लिए, RBCs के लिए ट्रांसपोर्ट करता है, अब ग्लूकोज की अपटेक करता है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है वो लीवर के लिए, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, किडनीज से, और इसकी क्या करती है, रिपीट अपटेक एंड रिलीज़ ऑफ ग्लूकोज की रिपीट अपटेक भी करती है यहाँ ये, और फिर इसकी ग्लूकोज इसकी जो रिलीज़ है उसके लिए भी ये ज़िम्मेदार होती है। फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 है वो ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा के लिए करती है ग्लूकोज की अपटेक। इसके अलावा 4 हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू के लिए करती है इंसुलिन स्टिमुलेटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज, लेकिन इसकी जो अपटेक होती है वो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करती है, तो फिर ये अपटेक कर देती है। जो 5 वाला है वो स्मॉल इंटेस्टीन, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टीन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करवाती है। और जो लास्ट वाला है वो SGLT है, यानी इसका मतलब ये है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, और ये को ट्रांसपोर्टर 1 और 2 दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 1 की बात हो रही है कि सोडियम और ग्लूकोज को दोनों को साथ में उठाता है, ये इस वजह से इसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टीन से और किडनी से एक्टिव अपटेक करता है और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करने में मदद देती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अब स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उनको क्लासिफाई किस तरीके से की गई है और किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई की गई है। तो लिखा है फर्स्ट वन में कि पेरेंटरल, यानी कुछ ऐसे होते हैं कि वो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि ओरली दिए जाते हैं। तो फर्स्ट वन में जो लिखा है वो पेरेंटरल है, यानी वो जो है इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, जिनमें इंसुलिन है। इंसुलिन जो है स्टूडेंट्स ये हमारे जो गैस्ट्रिक HCl है उसके लिए ये यानी गैस्ट्रिक HCl में के लिए स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, ये हमेशा इंजेक्शन ही के फॉर्म में होता है और इसे इंजेक्ट किया जाता है पेरेंटरली। फिर है ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 ये ऐसे ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें GLP-1 हम कहते हैं।
ये एक रिसेप्टर होता है, ग्लूकागॉन का रिसेप्टर होता है। तो ये ग्लूकागॉन की तरह होते हैं। ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकागॉन क्या करता है स्टूडेंट्स? ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है ब्लड में। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये ग्लूकागॉन लाइक होते हैं, ग्लूकागॉन ही की तरह शक्ल में पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो ये जाके क्या करते हैं, जो रिसेप्टर होती है ग्लूकागॉन की, उन रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं। तो फिर ग्लूकागॉन के लिए जगह नहीं मिलती कि वो आके इनके साथ अटैच हो। इस तरीके से जो ग्लूकागॉन की वजह से ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ होती है उसको ये रोक देते हैं, जिनमें ट्रू ड्रग्स शामिल है। एक है एक्जिनेटाइड और दूसरा है लीरेग्लूटाइड। ये दो ड्रग्स जो है ये ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के नाम से ड्रग्स है। इसके अलावा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो कि ओरली यूज़ किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 में है सल्फोनिल यूरिएज। सल्फोनिल यूरिएज जो है स्टूडेंट्स, ये सल्फोनिल यूरिएज क्लास ऑफ ओरल टेबलेट्स मेडिकेशंस होती है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है उन पेशेंट में जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 होता है। ये क्या किस तरीके से काम करती है, ये जाके इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करती है पेंक्रियाज में, और इसके अलावा जो इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है। तो जब इंसुलिन इफ़ेक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर तो फिर क्या होती है कि जो ग्लूकोज है उसकी अपटेक कर लेती है और उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देती है। तो इन ड्रग्स का काम होता है कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं, साथ में उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं, इंसुलिन को मोर इफ़ेक्टिव बना देते हैं। इनको सल्फोनिल यूरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनका एक फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फार्मूला इनका है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिल यूरिया है, तो इस वजह से इनको सल्फोनिल यूरिएज कहा जाता है। इन ड्रग्स के जो मेंबर्स है सल्फोनिल यूरियाज के, वो थोलबुटामाइड है, क्लोरप्रोपेमाइड है स्टूडेंट्स। इसके अलावा टोलेज़ेमाइड है, ग्लीमीपिराइड है और ग्लिपिजाइड है। ये जो जितने भी ड्रग्स है स्टूडेंट्स ये सल्फोनिल यूरियाज के मेंबर्स है, ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा जो बी में जो ड्रग्स हैं, बी क्लास के जो ड्रग्स हैं यानी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में से जो बी वाले हैं वो मिक्लिटिनाइड्स या इनको हम ग्लिनाइड्स भी कहते हैं। मिक्लिटिनाइड्स स्टूडेंट्स ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करते हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं कि इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये जाके जो एंडोजीनियस इंसुलिन की प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर, यानी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके स्टिमुलेट होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो रिड्यूस हो जाती है। ये जो सल्फोनिल यूरियाज है उन्हीं की तरह के ड्रग होते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं बनस्बत सल्फोनिल यूरियाज के। ये जो मिग्लिटिनाइड्स है जिन्हें हम ग्लिनाइड्स भी कहते हैं, इसके 2 मेंबर्स है, एक रिपाग्लिनाइड है और दूसरा जो है नेटिग्लिनाइड है। स्टूडेंट्स ये जो रिपाग्लिनाइड है ये प्रेडीन के नाम से, ब्रांड नेम इसका प्रेडीन है, प्रेडीन के नाम से आता है, और जो नेटिग्लिनाइड है ये स्टारलिक्स के नाम से आता है, कॉमनली स्टारलिक्स के नाम से ये अवेलेबल होती है मार्केट्स में। इसके अलावा सी में है बिगोनाइड्स है स्टूडेंट्स। बिगोनाइड्स जो है स्टूडेंट्स ये बिगोनाइड्स किसे कहते हैं, ये एक क्लास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है, इनके जनरल फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप होती है इसकी बिगोनाइड्स की, इसलिए इनको बिगोनाइड्स कहा जाता है। ये भी वाइडली प्रिस्क्राइब्ड होने वाले एंटी हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट्स होते हैं। ये जाके इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जाके जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है, यानी जो लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है उसको ये सप्रेस कर देते हैं। तो जब उसको ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है लीवर में उसको जब सप्रेस कर देते हैं तो फिर ये लीवर जो है फैट्स को, अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता। फैट्स लीवर को प्रिवेंट करते हैं कि वो फैट्स और अमाइनो एसिड जो है उनसे ग्लूकोज ना बनाए। इसके अलावा
एक एंजाइम होता है जिसे हम AMPK एंजाइम कहते हैं। AMPK यानी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस एंजाइम, ये उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो एंजाइम जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस एंजाइम है, जब वो एक्टिव हो जाती है तो फिर इसका काम ये होता है कि ये जो जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी में, उनको इस एबल बनाता है कि वो इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स देते हैं इंसुलिन को। तो फिर इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से जो ग्लूकोज़ है उसको ले जाता है और ये ग्लूकोज़ की लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले ड्रग्स है जिनका जो मेंबर है वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन जो है कॉमनली यूज़ की जाती है। इसके अलावा डी में है स्टूडेंट्स जो डी मेंबर्स के जो ड्रग है वो थायाजोलिडीन डीएंस जो है वो, ये भी एक क्लास है इन ड्रग्स का। इस क्लास के बारे में अगर हम देखें तो फिर ये ड्रग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो थायाजोलिडीन डीएंस जो होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं। यानी इंसुलिन के लिए जो सेल्स होते हैं उनको सेंसिटिव बना देते हैं। इनका ये फंक्शन होता है कि ये जाके जो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे होती है उस पे एक्ट कर देते हैं और इंसुलिन के एक्शन को इन्हेंस कर देते हैं और उन इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और साथ में जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी जो फैट्स अमाइनो एसिड्स उनसे ग्लूकोज बनती है, उसको भी डिक्रीज़ कर देते हैं। और इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज अपटेक होती है, यानी इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज की जो अपटेक होती है मसल्स में, फैट में, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरीके से ये डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनमें रोसीग्लिटेज़ोन है और पियोग्लिटेज़ोन है। ये 2 ड्रग्स इस क्लास में शामिल है। इसके अलावा ई में अगर हम देखें तो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स है। अब स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज जो है ये एक एंजाइम होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करती है और उनको स्मॉलर शुगर पार्टिकल्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो ड्रग्स है अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, ये जाके इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम को। तो ये जाके जब इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ग्लूकोज की, यानी जो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो फिर कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पीसेस में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और जब कन्वर्ट नहीं हो पाते तो इंटेस्टाइन से इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाती है, वो डिले हो जाती है। इस तरीके से जो डायबिटीज़ है उसको ये ड्रग्स ट्रीट करते हैं। जिनके मेंबर्स को अगर हम देखें तो इसमें एक कार्बोज है और दूसरा मिक्लिटोल है। मिक्लिटोल और एक कार्बोज जो है ये इस क्लास के ड्रग्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता है कि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन करने के लिए ज़रूरी होता है कि छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो। तो ये जो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स होते हैं ये कम्पिटिटिवली इस एंजाइम को, ये जो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है, इसको कम्पिटिटिवली और रिवर्सिबली इसको इनहिबिट कर देते हैं जो इंटेस्टिनल एंजाइम है। तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाते और इनकी एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। इसके अलावा एफ़ क्लास में अगर हम देख लें तो इसमें डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स है। DPP4 इन्हें हम कहते हैं। तो ये जो ड्रग्स होती है स्टूडेंट्स, डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर्स, ये ड्रग ग्लूकागोन की जो रिलीज़ होती है उसको इनहिबिट करते हैं। ये ग्लूकागोन, ये जो डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज है रिसेप्टर है, ये एक ऐसी रिसेप्टर होती है जिसमें ग्लूकागोन जब अटैच हो जाती है तो इसका एक्शन जो है वो फिर इंक्रीज़ होता है, फिर ग्लूकोज की सिक्रीशन होती है। लेकिन ये ड्रग्स जाके इस रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं तो फिर इसकी वजह से ग्लूकागोन की रिलीज़ इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंसुलिन के थ्रू डिक्रीज़ कर दिया जाता है। इसके जो मेंबर्स है उसमें
सीटाग्लिप्टिन है, सेक्साग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन है। तो ये जितने भी ड्रग्स है ये डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स के मेंबर्स हैं। जी क्लास का अगर हम देख ले तो इसमें है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। तो स्टूडेंट्स सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स ये लेटेस्ट क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी लेटेस्टली जो है ये अभी जो है प्रूव हुए हैं। ये जो ड्रग्स है ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो दूसरे ड्रग्स से कुछ यूनिक सा है। ये जाके जो किडनीज़ है वहाँ जाके किडनीज़ के ट्यूब्यूल में ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको रोक देते हैं। ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 है इसका काम ये होता है कि ये किडनीज़ में जाके सोडियम और ग्लूकोज दोनों को साथ में जो है रीअब्जॉर्ब कर देती है। तो फिर ये इनहिबिटर्स ड्रग्स जब हम देते हैं तो ये जाके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट हो जाती है तो फिर रीनल ट्यूब्यूल से ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और इसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो रिड्यूस हो जाती है ब्लड में। इसके जो मेंबर्स है स्टूडेंट्स इसमें केनाग्लिफ्लोजीन है, आइप्रोग्लिफ्लोजीन है और डेपाग्लिफ्लोजीन है। ये 3 जो है इसके मेंबर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स हमने डिटेल से स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि ये जो जितने भी ड्रग्स है इनको अगर हम 2 क्लास में या 3 क्लास में अरेंज करें तो फिर किस तरह होगा। यानी एक तो वो ड्रग्स होते हैं, यानी इसमें से हमने डिटेल से इनको पढ़ा कि बास जो है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन कौन से हैं और बिगोनाइड्स क्यों कहा जाता है, ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स इनको क्यों कहा जाता है, पेप्टाइडेज इनहिबिटर इनको क्यों कहा जाता है, ये सब हमने स्टडी किया। अब देखिए कि इनमें से बाज़ ड्रग्स जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं और बाज़ ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं, उन इंसुलिन की सेंसिटाइजर्स होते हैं, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंट होती है उसको रोकते हैं। तो जो ड्रग्स इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं इन ड्रग्स को कहा जाता है कि ये सिक्रीटोगॉक्स है, सिक्रीटोगॉक्स इनको कहा जाता है, इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन सिक्रीटोगॉक्स। यानी ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहेंस करते हैं। अब ये सिक्रेटोगॉक या सिक्रेटोगॉक्स किन चीज़ों को कहा जाता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस की सिक्रीशन करते हैं। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस की सिक्रीशन करे इसको सिक्रेटोगॉक या सिक्रेटोगॉक्स कहा जाता है। तो वो ड्रग्स जो सिक्रेटोगॉक्स है जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हेंस करते हैं वो कौन कौन से हैं, सल्फोनिल यूरियाज जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं जिनमें फर्स्ट जनरेशन में टोलबुटामीन है, सेकंड जनरेशन में ग्लिपेनक्लाइमाइड है, ग्लिपिजाइड है, ये जितने भी ड्रग्स है ये भी इसमें आते हैं, सिक्रेटोगॉक्स में आते हैं। और जो मेग्लिटिनाइड एनालॉग्स होते हैं ये भी इसी क्लास में आते हैं, रिपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड दोनों इस क्लास में आते हैं। और जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं, ये भी इसी क्लास में आते हैं, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी सिक्रेटोगॉक्स है, जिनमें एक्जिटेनाइड और लेराग्लुटाइड शामिल है। इसके अलावा जो डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स है ये भी इसी क्लास में आते हैं, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए इनको भी सिक्रेटोगॉक कहा जाता है, जिनमें सीटाग्लिप्टिन विल्डेग्लिप्टिन जो है वो शामिल है। अब जो ड्रग्स इंसुलिन रेजिस्टेंट को ओवरकम करते हैं, यानी इंसुलिन के सेंसिटाइजर्स हैं, इंसुलिन को सेंसिटिव बना देते हैं, वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो ये बिगोनाइड है जिनमें मेटफॉर्मिन शामिल है। और जो दूसरे ड्रग्स है जो थायाजोलिडीन डीएंस के जो मेंबर्स हैं जो कि जिनको हम PPAR एक्टिवेटर कहते हैं। PPAR एक्टिवेटर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये एक PPAR एक्टिवेटर गामा ये एक रिसेप्टर होती है, ये पैरोक्सिसोम पॉलीफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा इसे कहते हैं। ये जो
थायाजोलिडीन्स जो है ये इसके साथ बाइंडिंग बना लेते हैं, और जब इसके साथ बाइंडिंग बना लेते हैं इस रिसेप्टर के साथ तो ये इसको एक्टिव कर देते हैं। तो ये जब PPAR गामा जब एक्टिव हो जाती है तो इंसुलिन को ये सेंसिटाइज करती है, इंसुलिन को सेंसिटिव बना देती है, और ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ करती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब ये इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है, यानी इंसुलिन को एक्टिव बना देता है, इंसुलिन को सेंसिटिव बना देता है, उसको सेंसिटाइज करता है। तो इनमें जो ड्रग्स है वो पियोग्लिटाजोन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है। तो अब आपने ये याद रखनी है स्टूडेंट्स के इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो ड्रग्स होती है उनमें 2 क्लास शामिल है, बिग्वेनाइट है, थायाजोलिडीन्स शामिल है, और जो इंसुलिन के सिक्रेटोगॉग्स है उसमें सल्फोनूरियाज, मेग्लिटिनाइड्स और ग्लूकागॉन, जो GLP-1 एगोनिस्ट है वो, और डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर्स ये शामिल है। इसके अलावा जो 3rd क्लास है वो है मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग, यानी मिसलेनियस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 2 क्लास है कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं और उसको सेंसिटाइज करते हैं। एक क्लास में इंसुलिन सिक्रीशन होती है, दूसरे क्लास में वो सेंसिटाइज होती है। तो ये इन दोनों में से इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दोनों में से ये इन दोनों में नहीं आते, ये अलग होते हैं। यानी अगर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 को हम देख लें, इनहिबिटर्स को हम देख लें, तो ये किडनीज़ में जाके क्या करते हैं कि किडनीज़ में जाके उसकी किडनीज़ में जब जाते हैं तो किडनीज़ में जाके ये रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं ग्लूकोज की, यानी इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होती है। और जो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स है, ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं ग्लूकोज की, यानी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन नहीं होने देते छोटे छोटे पीसेस में ग्लूकोज में, यानी इनका इंसुलिन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से ये जो है अलग क्लास में गए हैं, मिसलेनियस एंटीबायोटिक इनको कहा जाता है, जिसमें अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जिनमें एकार्बोज, मिक्लिटोल और वोग्लिबोज शामिल है, और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स में डेपाग्लिफ्लोजिन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंसुलिन से आगे कंटिन्यू करेंगे इस यूनिट को। यहाँ तक अगर क्लासिफिकेशन में या डायबिटीज़ की डिफिनीशंस वगैरह में, एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई है, तो आप ओपनली फ्रीली अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।